So anticonvulsant drugs are also known as anti-epileptic drugs or recently as anti-seizure drugs. They are CNS depressants. Okay, ध्यान दीजिए, all anticonvulsant drugs या all anti-epileptic drugs क्या है? CNS depressants है। CNS depressants है मतलब क्या करेंगे? तो जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस, उनको ये कम करेंगे, उन पे कंट्रोल रखेंगे। दे स्टेबिलाइज द सेल मेम्ब्रेन। स्टेबिलाइज मतलब स्टेबिलाईजर है। दे स्टेबिलाइज सेल मेम्ब्रेन एंड सप्रेस द abnormal electric impulses in the cerebral cortex. Okay, so this is the definition of anticonvulsant drug. Now classification of anticonvulsant drugs. Anticonvulsant drugs का classification, तो यहाँ पे दो तरह के क्लासिफिकेशन है। पहला जो क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज द फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। एंड सेकंड जो क्लासिफिकेशन है, दैट इज अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस। अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस मतलब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी में डिफरेंट ड्रग्स यूज होते हैं। तो कौन से टाइप ऑफ एपिलेप्सी में कौन सा ड्रग यूज होता है, उसके अकॉर्डिंगली ये सेकंड क्लासिफिकेशन है। तो चलिए पहला क्लासिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन में फर्स्ट जनरेशन आल्सो नोन एज क्लासिक एजेंट्स एंड सेकंड जनरेशन एजेंट्स। तो फर्स्ट जनरेशन एजेंट्स के एग्जांपल्स है वेलप्रोएट, कार्बामाजेपिन, इथोसक्सिमाइड, फेनेटोइन, फॉस्फेनेटोइन, phenobarbital, benzodiazepines. Okay, these are the first generation anti-epileptic drugs. And second generation anti-epileptic drugs में examples lamotrigine, levetiracetam, gabapentin, pregabalin, vigabatrin, topiramate and tiagabine. These are the second generation agents. Okay, so ये हो गया आपका पहला क्लासिफिकेशन एंटी-एपिलेप्टिक ड्रग्स का। नाउ सेकंड क्लासिफिकेशन जो कि आईएमपी है। दिस क्लासिफिकेशन इज आईएमपी। इस क्लासिफिकेशन पे काफी बार काफी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, नाउ ये जो क्लासिफिकेशन है, ये टाइप ऑफ एपिलेप्सी एंड उस एपिलेप्सी में, उस टाइप ऑफ एपिलेप्सी में कौन से ड्रग्स यूज होते हैं, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन है। तो जैसे आप जानते हो कि टाइप ऑफ एपिलेप्सी में एक है प्राइमरी जनरलाइज सीजर्स, प्राइमरी जनरलाइज सीजर, एंड उसके बाद में है फोकल सीजर्स। ये दो मेन टाइप्स हो गए एपिलेप्सी के। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी। तो टू मेन टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी कौन से हैं? तो फर्स्ट वन इज प्राइमरी जनरलाइज सीजर्स एंड सेकंड वन इज फोकल सीजर्स। अब जो प्राइमरी जनरलाइज सीजर्स है, उसमें भी जो टाइप्स है, वो टाइप्स कौन से हैं? तो ग्रैंड एपिलेप्सी और टोनिक क्लोनिक सीजर्स, देन टिपिकल अब्सेंस सीजर्स, उसके बाद में अटिपिकल सीजर, अटिपिकल अब्सेंस, मायोक्लोनिक सीजर्स और टोनिक सीजर। ओके, एंड उसके अलावा देन स्टेटस एपिलेप्टिकस। अब स्टेटस एपिलेप्टिकस एक्चुअली ये जनरलाइज सीजर में नहीं आता है, दैट इज अ डिफरेंट। ओके, स्टेटस एपिलेप्टिकस का मतलब क्या है? यदि कोई भी सीजर, जो सीजर मोर देन 5 मिनट्स कंटिन्यू रहता है या 5 मिनट्स में एक से ज्यादा सीजर्स आते हैं, तो दैट इज द स्टेटस एपिलेप्टिकस। ओके, ये डेफिनेशन कल हम लोगों ने देखा था, स्टेटस एपिलेप्टिकस को भी कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट। तो यहाँ पे अब ये जो फर्स्ट है प्राइमरी जनरलाइज सीजर्स में ग्रैंड mal एपिलेप्सी और टोनिक क्लोनिक सीजर, तो इसमें फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर ग्रैंड mal एपिलेप्सी? तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर ग्रैंड mal एपिलेप्सी इंक्लूड्स वेलप्रोएट, lamotrigine, phenobarbital, phenobarbital particularly used in children. Okay, then second line treatment में आता है फेनेटोइन, कार्बामाजेपिन, जोनिसामाइड। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो ग्रैंड mal एपिलेप्सी है या टोनिक क्लोनिक सीजर है, इसमें फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है? सो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में यहाँ पे वेलप्रोएट है, lamotrigine है, फेनोबार्बिटोन है। ओके, एंड सेकंड लाइन में फेनेटोइन, कार्बामाजेपिन, जोनिसामाइड। तो आपको ग्रैंड mal एपिलेप्सी का जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, सेकंड लाइन ट्रीटमेंट है, वो आपको याद रहना चाहिए, इसके ऊपर में क्वेश्चंस आते हैं। नाउ सेकंड टाइप जो है यहाँ पे, दैट इज टिपिकल अब्सेंस सीजर्स। तो टिपिकल अब्सेंस सीजर में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट? तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वेलप्रोएट एंड इथोसक्सिमाइड, एंड सेकंड लाइन ट्रीटमेंट में lamotrigine एंड क्लोनाजेपाम। ओके, देन अटिपिकल अब्सेंस, मायोक्लोनिक और टोनिक सीजर। सो इसमें फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है? तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज वेलप्रोएट, lamotrigine, टोपिरामेट, एंड सेकंड लाइन ट्रीटमेंट में क्या है? तो सेकंड लाइन ट्रीटमेंट में है क्लोनाजेपाम, फेल्बामेट। ओके, अब ये सभी आपको याद रखना होगा। ग्रैंड mal एपिलेप्सी, टिपिकल अब्सेंस सीजर्स, अटिपिकल अब्सेंस सीजर्स,
इन सब में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है, सेकंड लाइन ट्रीटमेंट क्या है, ये ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे एक बात गौर कीजिए, ध्यान दीजिए कि जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है ग्रैंड mal एपिलेप्सी, इसके अंदर वेलप्रोएट है, वेलप्रोएट। ओके, देन ये जो टिपिकल अब्सेंस सीजर है, इसमें भी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है, वेलप्रोएट है। ओके, देन जो अटिपिकल अब्सेंस है मायोक्लोनिक अटोनिक सीजर है, इसमें भी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में वेलप्रोएट आता है। हियर आल्सो वेलप्रोएट इज देयर। तो जो वेलप्रोएट है ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है जनरलाइज सीजर्स में, किसमें, प्राइमरी जनरलाइज सीजर्स में वेलप्रोएट, ये सभी टाइप्स जो है प्राइमरी जनरलाइज सीजर्स के जो सभी टाइप्स है, वो सभी टाइप्स में वेलप्रोएट ये फर्स्ट लाइन ड्रग है। इसीलिए वेलप्रोएट को ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग भी बोला जाता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग या एंटी कन्वर्जेंट ड्रग। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी कन्वर्जेंट ड्रग कौन सा है, तो दैट इज वेलप्रोएट। उसके बाद में यदि हम लैमोट्रिजिन की बात करें, तो लैमोट्रिजिन जो है वो ग्रैंड mal एपिलेप्सी या टोनिक क्लोनिक में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, बट जो टिपिकली एब्सेंट सीजर है उसमें वो सेकंड लाइन में आएगा, उसमें सेकंड लाइन में। एंड अगेन अगर हम अटिपिकल एब्सेंस मायोक्लोनिक अटोनिक की बात करें, तो उसमें लैमोट्रिजिन ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट आता है, फर्स्ट लाइन। ओके, तो इस तरह से आपको इसका कंपेरेटिव स्टडी करना पड़ेगा। कंपेरेटिव आपको देखना पड़ेगा कि जैसे वेलप्रोएट के बारे में हमने देखा कि ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है सभी में, लैमोट्रिजिन ये ग्रैंड mal एपिलेप्सी में फर्स्ट लाइन है, अटिपिकल में फर्स्ट लाइन है, लेकिन टिपिकल में वो सेकंड लाइन है। ओके, तो इस तरह से ये सभी जो ड्रग्स है यहाँ पे, इनका आपको ये ध्यान में लेना पड़ेगा कि कौन सा टाइप ऑफ एपिलेप्सी में वो फर्स्ट लाइन है और कौन सा टाइप ऑफ एपिलेप्सी में सेकंड लाइन है। बट ये बात तो श्योर है कि यहाँ पे वेलप्रोएट जो है, ये जो प्राइमरी जनरलाइज सीजर है, प्राइमरी जनरलाइज सीजर में जितने भी टाइप्स है वो सभी टाइप्स में आपका जो वेलप्रोएट है, वेलप्रोएट ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। एंड ये जो क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, इस पे जो क्वेश्चंस मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं वो वेलप्रोएट पे ही आए हैं। किस पे आए हैं, वेलप्रोएट पे, वेलप्रोइक एसिड, वेलप्रोइक एसिड पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में। ओके, देन नेक्स्ट हम चलते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। तो स्टेटस एपिलेप्टिकस का ट्रीटमेंट जो है या चॉइस ऑफ ड्रग्स फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस, इस पे भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट है स्टेटस एपिलेप्टिकस के, ये भी आईएमपी है। ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस इज आईएमपी। ओके, तो स्टेटस एपिलेप्टिकस के जो ड्रग्स है उसमें है लोराज़ेपाम, डायज़ेपाम, फेनिटोइन, फिनोबार्बिटोन। ओके, लोराज़ेपाम, डायज़ेपाम, फेनिटोइन, फिनोबार्बिटोन, these are the drugs used to treat status epilepticus. ओके, तो LDPP ऐसा आप याद रख सकते हो, LDPP मतलब अगर आपको स्टेटस एपिलेप्टिकस का ड्रग पूछा गया, स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए कौन सा ड्रग है, तो स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए आपको LDPP याद रखना पड़ेगा। व्हाट इज LDPP? L फॉर लोराज़ेपाम, D फॉर डायज़ेपाम, P फॉर फेनिटोइन एंड P फॉर फिनोबार्बिटोन। तो LDPP ऐसा आपको याद रखना होगा। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे वेलप्रोएट नहीं है, देयर इज नो वेलप्रोएट। ये जो स्टेटस एपिलेप्टिकस है, स्टेटस एपिलेप्टिकस के ट्रीटमेंट में वेलप्रोएट है क्या, इज देयर वेलप्रोएट? तो यहाँ पे वेलप्रोएट नहीं है। ओके, तो स्टेटस एपिलेप्टिकस का ट्रीटमेंट क्या है, तो स्टेटस एपिलेप्टिकस के ट्रीटमेंट में LDPP ड्रग आते हैं, L फॉर लोराज़ेपाम, D फॉर डायज़ेपाम, P फॉर फेनिटोइन, P फॉर फिनोबार्बिटोन। इसमें वेलप्रोएट नहीं आता है। ओके, ये ध्यान दीजिए। नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज द फोकल सीजर। हाँ यस, बोलिए दर्शन। सर इसमें फॉस्फोफेनेटोइन भी है ना सर, स्टेटस एपिलेप्टिकस? हाँ, फॉस्फोफेनेटोइन इज अ प्रोड्रग ऑफ फेनिटोइन। ओके, फॉस्फोफेनेटोइन जो है दैट इज द प्रोड्रग ऑफ फेनिटोइन। तो फॉस्फोफेनेटोइन का मेटाबॉलिज्म होकर के क्या बनता है, तो फेनिटोइन ही बनता है, राइट। सो नेचुरली तो फॉस्फोफेनेटोइन भी इसमें आ जाएगा बिकॉज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फेनिटोइन। तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, जो लिस्ट है इस लिस्ट में आप मतलब फॉस्फोफेनेटोइन भी ऐड कर सकते हो। ओके, आपको ये पता होना चाहिए कि फॉस्फेनेटोइन इज अ प्रोडक्ट ऑफ फेनिटोइन। ओके, ठीक है। ओके, सो गुड सजेशन दर्शन। ओके, वेरी गुड। तो फॉस्फोफेनेटोइन जो है इस पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, मतलब स्टेटस एपिलेप्टिकस एंड फॉस्फेनेटोइन, इस पे भी क्वेश्चंस है। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट जो क्लास है एपिलेप्सी का, दैट इज फोकल सीजर। तो फोकल सीजर के बारे में आप जानते हो कि फोकल सीजर जो है ब्रेन के एक साइड में ओरिजिन होता है इसका,
एंड वो लिमिटेड टू वन साइड ओनली, एक ही साइड तक रहता है, बोथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स में ये स्प्रेड नहीं होता है। ओके, इट इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू वन पार्ट ऑफ द ब्रेन, सो दैट इज फोकल सीजर। तो फोकल सीजर में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है? तो फोकल सीजर में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में फेनिटोइन, कार्बामाजेपिन, लेवेटिरासिटाम, लैमोट्रिजिन, phenobarbital in children. Okay, this is the first line treatment for focal seizure. And second line treatment में valproate, gabapentin, pregabalin, topiramate. Okay, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो valproate है, तो valproate जो है वो focal seizure में second line treatment है. Okay, valproate is the second line treatment in focal seizures. ओके, एंड जो प्राइमरी जनरलाइज सीजर्स है उसमें वेलप्रोइड जो है वो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। ओके, ये आपको ध्यान देने वाली बात है, ये ध्यान दीजिए इस बात पे। ओके, वेलप्रोइड पे, क्योंकि वेलप्रोइड पे काफी बार क्वेश्चन आया है। तो ये जो क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, तो इसमें जो क्वेश्चन मोस्टली आए हैं वो क्वेश्चन वेलप्रोइड पे है, देन स्टेटस एपिलेप्टिकस पे क्वेश्चन है। ओके, एंड फॉस्फेनिटोइन पे क्वेश्चन है, फॉस्फेनिटोइन। ओके, तो फॉस्फेनिटोइन इज अ प्रोड्रग ऑफ फेनिटोइन। ओके, नाउ चलिए अभी कुछ की पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं, ऐसे की पॉइंट्स जिसपे कभी ना कभी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, तो फेनिटोइन दैट इज डाइफिनाइल हाइडेंटोइन, फेनिटोइन इज डाइफिनाइल हाइडेंटोइन, ये हाइडेंटोइन है, इट इज केमिकली इट इज अ हाइडेंटोइन। सो फेनिटोइन हैज मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्शन, इट इनएक्टिवेट्स सोडियम चैनल्स इन द न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन में इंपल्स जनरेशन में या एक्शन पोटेंशियल में सोडियम चैनल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, दैट वी नो। आपको याद होगा हमने एक्शन पोटेंशियल स्टडी किया है, एक्शन पोटेंशियल इंपल्स जनरेशन, उसमें जो डीपोलराइजेशन की फेज होती है, डीपोलराइजेशन, तो डीपोलराइजेशन के समय सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, राइट। डीपोलराइजेशन के समय सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, तो फेनिटोइन क्या करता है, तो जो इट इनएक्टिवेट्स सोडियम चैनल्स। अब यदि सोडियम चैनल्स को इनएक्टिवेट कर दिया जाए तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा क्या, इंपल्स जनरेट होगा क्या, जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अचीव होगा क्या, तो नहीं होगा, राइट। एंड उससे इंपल्स जनरेशन का स्पीड कम हो जाएगा, और इंपल्स जनरेशन का स्पीड यदि कम होता है, इंपल्स जनरेशन का स्पीड यदि कम हो जाता है तो नेचुरली सीएनएस डिप्रेशन होगा, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस कम हो जाएंगे, सीएनएस डिप्रेशन होगा, इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस कम हो जाएंगे, एंड उससे कि एपिलेप्टिक अटैक जो है या सीजर जो है वो सीजर्स नहीं आएंगे। ओके, तो फेनिटोइन तो प्रोफिलैक्टिक ड्रग है एपिलेप्सी के लिए, राइट। देन फॉस्फेनिटोइन इज अ प्रोड्रग ऑफ फेनिटोइन, याद रखिए फॉस्फेनिटोइन इज अ प्रोड्रग ऑफ फेनिटोइन। तो फॉस्फेनिटोइन का भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हुआ, तो फॉस्फेनिटोइन इज अ प्रोड्रग ऑफ फेनिटोइन, एंड फेनिटोइन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो फेनिटोइन इनएक्टिवेट्स सोडियम चैनल्स। ओके, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा एंटी कन्वर्जन ड्रग या कौन सा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग कौन से चैनल को ब्लॉक करता है, कौन से चैनल्स को इनहिबिट करता है, कौन से चैनल्स को इनएक्टिवेट करता है, ये आपको याद रखना है। ओके, देन नेक्स्ट ड्रग इज कार्बामाजेपिन। कार्बामाजेपिन कॉजेस प्रोलॉन्गेशन ऑफ इनएक्टिवेटेड स्टेट ऑफ सोडियम चैनल, प्रोलॉन्गेशन। ओके, ये सोडियम चैनल्स को इनएक्टिवेट नहीं करता है, तो जब सोडियम चैनल्स इनएक्टिवेटेड स्टेट में रहेंगे, इनएक्टिवेटेड स्टेट, ओके, तब उस समय उसका जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन कार्बामाजेपिन बढ़ा देता है इनएक्टिवेटेड स्टेट का। ओके, आपने देखा है हम लोगों ने जब एक्शन पोटेंशियल को स्टडी किया था, इंपल्स जनरेशन को स्टडी किया था, तो हमने ये देखा कि 5 मिली सेकंड में इंपल्स जनरेशन हो जाता है, 5 मिली सेकंड, राइट। तो यहाँ पे जब स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस आने के बाद में डीपोलराइजेशन फेज के लिए 1 मिली सेकंड का समय लगता है, 1 मिली सेकंड में सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, एंड पोटेंशियल जो है वो +40 मिलीवोल्ट तक जाता है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि कैसे +40 मिलीवोल्ट तक वो पोटेंशियल जाता है, राइट। तो यहाँ पे कार्बामाजेपिन क्या करता है, तो प्रोलॉन्गेशन ऑफ इनएक्टिवेटेड स्टेट ऑफ सोडियम चैनल। ओके, तो दोनों स्टेटमेंट देखिए, फेनिटोइन क्या करता है, इनएक्टिवेट करता है। ओके, फेनिटोइन इनएक्टिवेट सोडियम चैनल, तो कार्बामाजेपिन क्या करता है, कार्बामाजेपिन causes prolongation of inactivated state of sodium channel. Okay, then barbiturates क्या करते हैं, तो barbiturates जो है so enhance GABA receptor responses by increasing GABA binding to the receptor and increasing the length of time that chloride channels are open.
Okay, increasing the length of time that chloride channels are open. Okay, ये बात को स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है इसको ध्यान में लीजिए। बार्बिट्रेट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो बार्बिट्रेट्स क्या करते हैं? तो बार्बिट्रेट्स जो है वो गाबा रिसेप्टर को बाइंड होते हैं। ओके, बार्बिट्रेट्स जो है वो गाबा ए रिसेप्टर को बाइंड होते हैं, गाबा ए। ओके, गाबा ए रिसेप्टर को बाइंड होते हैं और क्या करते हैं? तो गाबा का जो बाइंडिंग है गाबा ए रिसेप्टर को, गाबा बाइंडिंग टू गाबा ए रिसेप्टर, उसको ये इंक्रीज करते हैं। ओके, तो फिनोबार्बिटोन या बार्बिट्रेट्स क्या करते हैं? तो फिनोबार्बिटोन या बार्बिट्रेट्स ये गाबा ए रिसेप्टर को बाइंड होकर के गाबा का जो बाइंडिंग है टू दी गाबा ए रिसेप्टर उसको इंक्रीज करते हैं। अब ये जो बाइंडिंग है गाबा का गाबा ए रिसेप्टर के साथ में, ये इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है? तो आपको मालूम है कि गाबा क्या करते हैं? तो गाबा जो है क्लोराइड चैनल्स को ओपन कर देते हैं, क्लोराइड चैनल्स को ओपन करता है गाबा। जब गाबा जो है गाबा ए रिसेप्टर से बाइंड होता है तब क्लोराइड चैनल्स ओपन हो जाते हैं। एंड क्लोराइड का क्या होता है? तो क्लोराइड का इन्फ्लक्स होता है। इन्फ्लक्स का क्या मतलब है? तो क्लोराइड आयन जो है वो न्यूरॉन्स के अंदर आ जाते हैं, न्यूरॉन्स के अंदर आते हैं, राइट। एंड क्लोराइड आयंस न्यूरॉन के अंदर आते हैं तो उससे हाइपरपोलराइजेशन हो जाता है, हाइपरपोलराइजेशन। ओके, हाइपरपोलराइजेशन जो हमने देखा था एक्शन पोटेंशियल में, जो -90 मिलीवोल्ट पे आता है, -90 मिलीवोल्ट टू -70 मिलीवोल्ट, राइट। ये हम लोगों ने वहां पे देखा था, आपको याद भी होगा ग्राफ जो हमने स्टडी किया था। तो हाइपरपोलराइजेशन हो जाता है। नाउ फिनोबार्बिटोन की वजह से क्या होता है? फिनोबार्बिटोन या बार्बिट्रेट ड्रग जब गाबा ए से बाइंड होते हैं तो गाबा का बाइंडिंग गाबा ए से बढ़ जाता है। उसकी वजह से जो लेंथ ऑफ टाइम है, मतलब जो टाइम है क्लोराइड चैनल ओपन होने का टाइम, वो टाइम इंक्रीज हो जाता है। लेंथ ऑफ टाइम जो है वो टाइम इंक्रीज होता है, मतलब ज्यादा समय के लिए क्लोराइड चैनल्स ओपन हो जाते हैं। एंड ज्यादा समय के लिए क्लोराइड चैनल्स ओपन होते हैं तो उसके वजह से क्या होगा? तो उसकी वजह से ज्यादा क्लोराइड अंदर की ओर आएगा, न्यूरॉन्स में आएगा ज्यादा से ज्यादा क्लोराइड। और जितना ज्यादा क्लोराइड अंदर आएगा तो जो -90 मिलीवोल्ट है ये आगे -100 मिलीवोल्ट या उसके भी आगे जा सकता है। ओके, एंड अगर ये -100 मिलीवोल्ट पे जाता है तो जो हाइपरपोलराइजेशन का फेज है, हाइपरपोलराइजेशन का फेज आपको ग्राफ याद होगा। एंड ये जो ईआरपी है, इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, ये जो है रिफ्रैक्टरी पीरियड, तो ये रिफ्रैक्टरी पीरियड बढ़ जाएगा। इसके लिए जो नॉर्मल टाइमिंग 1 मिली सेकंड का होता है, ग्राफ में आपने देखा है एक्शन पोटेंशियल के, तो 1 मिली सेकंड का टाइम बढ़ करके 1.5 मिली सेकंड या 2 मिली सेकंड भी हो सकता है, जिसके वजह से जो पूरा हमारा एक्शन पोटेंशियल है, ओके, ये जो एक्शन पोटेंशियल हमने देखा था, तो एक्शन पोटेंशियल का ये जो 5 मिली सेकंड का टाइम है, ये 5 मिली सेकंड का टाइम बढ़ करके 6 मिली सेकंड या 7 मिली सेकंड हो सकता है। मतलब ही जो इम्पल्स जनरेशन का स्पीड है वो इम्पल्स जनरेशन का स्पीड कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस कम हो जाएंगे, स्टेबलाइजेशन हो जाएगा, मेम्ब्रेन का क्या होगा? स्टेबलाइजेशन हो जाएगा, जिससे एपिलेप्टिक सीजर्स नहीं आएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो बार्बिट्रेट्स है, तो बार्बिट्रेट्स किस तरह से एक्ट करते हैं? तो बार्बिट्रेट्स गाबा ए रिसेप्टर को बाइंड होते हैं, गाबा का जो बाइंडिंग है गाबा ए रिसेप्टर से उसको बढ़ा देते हैं। एंड क्लोराइड चैनल्स का जो ओपनिंग का टाइम है उस टाइम को बढ़ा देते हैं, जिससे क्लोराइड का इन्फ्लक्स बढ़ जाता है। ओके, तो ये बार्बिट्रेट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। डायजेपाम या बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? बेंजोडाइजेपिन्स। ओके, तो बेंजोडाइजेपिन्स या डायजेपाम जो है उसका भी सेम मैकेनिज्म है, सेम। ये भी बेंजोडाइजेपिन्स भी गाबा ए रिसेप्टर को बाइंड होते हैं एंड गाबा का जो बाइंडिंग है गाबा ए रिसेप्टर से, उस बाइंडिंग को भी ये बढ़ा देते हैं। ओके, पर बेंजोडाइजेपिन्स क्या करते हैं? तो बेंजोडाइजेपिन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल्स को बढ़ाते हैं, ओपनिंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। ओके, जबकि बार्बिट्रेट्स क्या करते हैं? तो बार्बिट्रेट्स टाइम ऑफ ओपनिंग बढ़ाते हैं, टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल्स। बस ये डिफरेंस है दोनों में, किसमें? बेंजोडाइजेपिन्स में एंड बार्बिट्रेट्स में। बेंजोडाइजेपिन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल बढ़ा देंगे एंड जो आपका बार्बिट्रेट्स है वो टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल बढ़ा देते हैं। ओके, यही फर्क है बेंजोडाइजेपिन्स में और बार्बिट्रेट्स में, बाकी दोनों के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में बाकी कोई फर्क नहीं है। ओके, तो यहाँ पे बार्बिट्रेट्स एनहांस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बार्बिट्रेट्स। So barbiturates enhance GABA responses by increasing GABA binding to the receptor
and increasing the length of time that chloride channels are open. Okay, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ टाइम है बार्बिट्यूरेट्स के केस में, एंड बेंजोडाइजेपिन्स के केस में क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग, फ्रीक्वेंसी। ओके, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो ड्रग है यहाँ पे, दैट इज द इथोसक्सीमाइड। सो इथोसक्सीमाइड इनहिबिट्स वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, टी टाइप। ध्यान दीजिए यहाँ पे कौन सा चैनल ब्लॉक हो रहा है, इनहिबिट हो रहा है, तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, टी टाइप, टी टाइप। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, इसके पहले हमने कहां पे देखा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में, एंटी एंजाइनल ड्रग्स में, राइट। डीएचपीज हमने देखा था। व्हाट आर डीएचपीज, क्या है डीएचपीज बताइए। डीएचपी का फुल फॉर्म क्या? यस, डायहाइड्रोपायरिडिन्स, पायरिमिडिन नहीं, पायरिडिन, डायहाइड्रोपायरिडिन्स है। तो डायहाइड्रोपायरिडिन्स को हमने एंटी हाइपरटेंसिव में स्टडी किया है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में हमने स्टडी किया है, राइट। तो जो डायहाइड्रोपायरिडिन्स है या फिर आपके फिनाइल अल्किलामाइन है, वेरापामिल डिल्टियाजम, तो वेरापामिल डिल्टियाजम को भी हमने डिस्कस किया है। तो ये ड्रग्स कौन से टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव या एंटी एंजाइनल ड्रग, तो ये एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, एल टाइप। कौन से? एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल को। और कहां पे? तो स्मूथ मसल्स में, ब्लड वेसल्स में, स्मूथ मसल्स में। तो जो एंटी हाइपरटेंसिव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है या जो एंटी एंजाइनल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, तो वो स्मूथ मसल्स में, ब्लड वेसल्स में एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। एंड यहाँ पे कौन से टाइप का कैल्शियम चैनल आया है, तो टी टाइप। कौन सा आया है? टी टाइप। ये याद रखिए, ये आपको याद रखना है। एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल है, एल टाइप, तो आपको एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट मिलेगा, एंटी एंजाइनल इफेक्ट मिलेगा, ये आपको स्मूथ मसल रिलैक्सेशन का इफेक्ट मिलेगा, आपको वहां पे ब्लड वेसल्स में डायलेशन मिलेगा। और अगर टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉक होते हैं वो भी न्यूरॉन्स में, न्यूरॉन्स ऑफ द थैलेमस, ओके, टी टाइप, तो आपको क्या इफेक्ट मिलेगा? आपको एंटी एपिलेप्टिक इफेक्ट मिलेगा, एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट मिलेगा, ये आपको याद रखना है। ओके, जो कैल्शियम चैनल्स के डिफरेंट टाइप्स है, एल टाइप, एन टाइप, टी टाइप्स, तो 5 टाइप्स ऑफ डिफरेंट, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कैल्शियम चैनल्स, राइट। तो एल टाइप, एन टाइप, टी टाइप, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। जब हम लोगों ने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को डिस्कस किया था, तब हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैल्शियम चैनल्स को डिस्कस किया हुआ है, राइट। तो इथोसक्सीमाइड ये जो ड्रग है, तो इथोसक्सीमाइड इनहिबिट्स वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल टी टाइप इन न्यूरॉन्स ऑफ द थैलेमस। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट ड्रग वैल्प्रोएट। वैल्प्रोएट जिसको कि हमने क्या कहा है, तो इट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। यह फर्स्ट लाइन है। जो जनरलाइज सीजर होता है, प्राइमरी जनरलाइज सीजर, तो प्राइमरी जनरलाइज सीजर में वैल्प्रोएट इज अ फर्स्ट लाइन ड्रग। ओके, तो वैल्प्रोएट अपीयर्स टू एक्ट बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म। अपीयर्स टू बोला है, क्या बोला है? अपीयर्स टू, मतलब ये फाइनल है क्या? इट इज नॉट फाइनल। ओके, ये अपीयर्स टू मतलब ये एजम्पशन है, ये क्या है? एजम्पशन है, ये हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल, नॉट फाइनल, कंफर्म नहीं है, नॉट कंफर्म, कंफर्मेशन नहीं है, हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल। ओके, मतलब अंदाज है। सो वैल्प्रोएट अपीयर्स टू एक्ट बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म्स। तो वैल्प्रोएट का पहला मैकेनिज्म क्या है? इट इनहिबिट्स गाबा ट्रांसअमाइनेज एंजाइम है, एएससी आ गया, मतलब एंजाइम, गाबा ट्रांसअमाइनेज एंजाइम which is an enzyme involved in GABA breakdown. Okay, मतलब GABA जो है उसके मेटाबॉलिज्म में GABA ट्रांसअमाइनेज एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसा माना जाता है कि वैल्प्रोएट जो है वो GABA ट्रांसअमाइनेज को इनहिबिट करके GABA का लेवल बढ़ा देता है। ओके, thus वैल्प्रोएट एनहांसेस GABA लेवल्स। ओके, एंड GABA ये इनहिबिटरी ट्रांसमीटर है, दैट वी नो। ओके, GABA इज अ प्राइमरी न्यूरो इनहिबिटरी ट्रांसमीटर। ओके, न्यूरोट्रांसमीटर, ओके, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है GABA। देन सेकंड क्या अंदाज है? इट इंक्रीजेस सिंथेसिस ऑफ GABA फ्रॉम ग्लूटामिक एसिड। सेकंड जो एजम्पशन है या सेकंड जो थ्योरी है अबाउट द एक्शन ऑफ वैल्प्रोएट, वो थ्योरी कहती है कि वैल्प्रोएट इंक्रीजेस सिंथेसिस ऑफ GABA फ्रॉम ग्लूटामिक एसिड। ओके, थर्ड थ्योरी का क्या कहना है? तो तीसरा कहना है इट इनएक्टिवेट्स सोडियम चैनल्स इन द न्यूरॉन्स, इनएक्टिवेट सोडियम चैनल। तो इसके पहले मुझे बताइए कि हमने कौन सा ड्रग देखा है जो कि इसी मैकेनिज्म से एक्ट करता है? विच वन ड्रग, कौन सा ड्रग है जो सोडियम चैनल को इनएक्टिवेट करके एंटीएपिलेप्टिक ड्रग इफेक्ट देता है? एंटीएपिलेप्टिक इफेक्ट कौन सा ड्रग है? फिनेटोइन।
वेरी गुड, एक्सलेंट, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो फेनिटोइन, ये मैकेनिज्म एक्शन है फेनिटोइन का भी, राइट, फेनिटोइन। देन इट अटेन्यूएट्स कैल्शियम मेडिएटेड टी करंट वीकली। तो ये टी करंट मतलब जो टी चैनल्स है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, टी चैनल, ओके, ये जो हमने यहाँ पे देखा था इथोसुक्सेमाइड के केस में कैल्शियम चैनल्स टी टाइप, तो ये भी इसका मैकेनिज्म हो सकता है। इट अटेन्यूएट्स कैल्शियम मेडिएटेड टी करंट वीकली, ओके, तो कैल्शियम चैनल टी टाइप, ओके, तो ये भी इसका मैकेनिज्म हो सकता है। देन इट ब्लॉक्स एक्साइटेटरी एनएमडीए ग्लूटामेट रिसेप्टर्स। एक्साइटेटरी, अभी जैसे हम जानते हैं कि गाबा ए जो है, गाबा ए ये इनहिबिटरी रिसेप्टर है, गाबा ए इज इनहिबिटरी रिसेप्टर। तो गाबा ए की यदि हम एक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, गाबा ए को अगर हम स्टिमुलेट करते हैं तो हमें सीएनएस डिप्रेशन एक्टिविटी मिलती है। और अगर एनएमडीए रिसेप्टर जो है, एनएमडीए ग्लूटामेट रिसेप्टर, ये एक्साइटेटरी रिसेप्टर है, अगर एनएमडीए ग्लूटामेट रिसेप्टर को हम इंक्रीज करेंगे, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, तो एक्साइटेशन हो जाएगा, सीएनएस स्टिमुलेशन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमें इसको ब्लॉक करना पड़ेगा। इसको ब्लॉक करते हैं एनएमडीए ग्लूटामेट रिसेप्टर को, तो यहाँ पे हमें एक्साइटेशन नहीं मिलेगा, उसके अपोजिट इफेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे जो वेल्प्रोएट है, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीएपिलेप्टिक ड्रग है, उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उसके बारे में जो हाइपोथेसिस है, जो थेरीज है, वो क्या है? तो पहला तो इट इंक्रीजेस सिंथेसिस ऑफ गाबा फ्रॉम ग्लूटामिक एसिड, ओके, ठीक है, पहला ये वाला तो है, इसके ऊपर में ये है, इट इनहिबिट्स गाबा ट्रांसअमाइनेज which is an enzyme involved in GABA breakdown. Thus, valproate enhances GABA levels. Second, it encourages synthesis of GABA from glutamic acid. Third, it inactivates sodium channels in the neurons. Fourth, it attenuates calcium-mediated T current quickly. And fifth, it blocks excitatory NMDA glutamate receptors. इस तरह के यहाँ पे assumptions है valproate की mechanism of action को लेकर के. Okay. Now, next one is lamotrigine. Okay. So lamotrigine prolongs the inactivation of sodium channels. Prolongs the inactivation of sodium channels. तो ये हमने ऊपर में किसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा था? Prolongs inactivation of sodium channels. ओके, तो यहाँ पे इसका देखा था हमने कार्बामाजेपिन. ओके, कार्बामाजेपिन causes prolongation of inactivated state of sodium channel, right? कार्बामाजेपिन. तो सेम कार्बामाजेपिन का जो है वही यहाँ पे लैमोट्रिजिन का भी है. Lamotrigine prolongs inactivation of sodium channels and may directly block voltage sensitive sodium channels in the stabilization of neuronal membranes and subsequent inhibition of the release of excitatory neurotransmitters. Excitatory neurotransmitters, right? यहाँ पे mainly glutamate and aspartate. Okay, तो जो lamotrigine है, lamotrigine का mechanism of action क्या है? तो lamotrigine prolongs inactivation of sodium channels. Okay, एंड इसका इफेक्ट क्या होगा? तो इसका इफेक्ट ये होगा कि यहाँ पे जो ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, एक्साइटेटरी, उसका रिलीज यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा. एंड एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर यदि ब्लॉक होते हैं तो सीएनएस डिप्रेशन हो जाएगा, सीएनएस डिप्रेशन होगा. ओके, देन नेक्स्ट जो ड्रग है एंटीएपिलेप्टिक ड्रग, दैट इज लेवेटिरासिटाम. लेवेटिरासिटाम, इट्स एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज अननोन. इट इज अननोन. It appears to act by multiple mechanisms as follows. तो ये भी appears to act बोला है, appears मतलब ये भी hypothesis है, hypothesis, confirmation नहीं है, confirmation नहीं है. तो यहाँ पे it inhibits N type of calcium channel. N, T type बोला है कि यहाँ पे T type नहीं, यहाँ पे T नहीं है, यहाँ पे N है. ओके, so यहाँ पे N है, so it inhibits N type calcium channels which may affect intracellular calcium release. Intracellular, okay, intracellular कैल्शियम रिलीज, ये ध्यान देने वाली बात है. देन इट अपियर्स टू बाइंड टू अ सिनेप्टिक वेसिकुलर प्रोटीन SV2A एंड दिस में अल्टर रिलीज ऑफ ग्लूटामेट जो कि एक्साइटेटरी है एंड और गाबा, ओके, अक्रॉस द सिनेप्स, thereby exerting anti-seizure effect. Okay, then next drug, next antiepileptic drug, that is topiramate. तो topiramate का mechanism of action क्या है? तो टोपिरामेट, इट्स एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज अननोन. इसका भी अननोन है. इट अपियर्स टू एक्ट, ये भी अपियर्स टू एक्ट है, मतलब कंफर्मेशन नहीं है, हाइपोथेटिकल है. तो इसके क्या हाइपोथेसिस है? सो फर्स्ट, प्रोलॉन्गेशन ऑफ सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन. प्रोलॉन्गेशन जो कार्बामाजेपिन में हमने देखा था, ओके, एंड कार्बामाजेपिन में भी देखा था, और यहाँ पे भी हमने देखा है इसको लैमोट्रिजिन में. ओके, prolonged inactivation of sodium channel, lamotrigine and carbamazepine.
So prolongation of sodium channel inactivation resulting in suppression of repetitive neuronal firing. Okay. अभी रिपीटेटिव न्यूरोनल फायरिंग का मतलब क्या आ गया? इम्पल्स जनरेशन या एक्शन पोटेंशियल. ओके, ठीक है. देन सेकंड इसका गाबा पोटेंशिएशन बाय पोस्ट सिनेप्टिक इफेक्ट. देन एंटागोनिज्म ऑफ सर्टन ग्लूटामेट रिसेप्टर्स, ग्लूटामेट जो एक्साइटेटरी है. देन न्यूरोनल हाइपरपोलराइजेशन थ्रू पोटेशियम चैनल्स. अब यहाँ पे आया है न्यूरोनल हाइपरपोलराइजेशन थ्रू पोटेशियम चैनल. तो जो हम लोगों ने एक्शन पोटेंशियल देखा था, तो एक्शन पोटेंशियल में पोटेशियम चैनल का क्या रोल है? ओके, पोटेशियम चैनल का क्या रोल है रिपोलराइजेशन में, एंड ये जो हाइपरपोलराइजेशन है इसमें ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है. ओके, तो यहाँ पे पोटेशियम चैनल्स आ गए. ओके, पोटेशियम चैनल्स. देन इनहिबिशन ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेस. ओके, कार्बोनिक अनहाइड्रेस एंजाइम. सो these are the hypothesis for the mechanism of action of topiramate. Okay. Now next anticonvulsant drug, इसका mechanism of action देखते हैं. तो next drug is zonisamide. तो zonisamide, so its exact mechanism of action is unknown. इसका भी unknown है. It appears to. Okay. Appears to, तो इसका hypothesis में first prolongation of sodium channel inactivation. Okay. Prolongation of sodium channel inactivation resulting in suppression of repetitive neuronal firing. Then suppression of T type of calcium current, T type of calcium currents in certain neurons. Okay. Then next antiepileptic drug, that is lacosamide. Lacosamide, its exact mechanism of action is unknown. Okay, ये भी unknown है. And appears to में मतलब hypothetically क्या है? Appears to act by enhancing sodium channel inactivation and suppressing repetitive firing of neurons. Okay. Then tiagabine enhances the activity of GABA by inhibiting its reuptake into presynaptic neurons. Reuptake inhibitor. Okay, tiagabine क्या है? Tiagabine is a GABA reuptake inhibitor है. GABA reuptake inhibitor. Okay. Then vigabatrin. Vigabatrin inhibits GABA transaminase. Okay, transaminase enzyme. ये हमने ऊपर भी देखा था ट्रांसअमाइनेज के बारे में वेलप्रोएट में. ओके, so vigabatrin inhibits GABA transaminase, the enzyme which degrades GABA and thus increases levels of GABA within the brain. Okay, तो यहाँ पे ये जो एंटीएपिलेप्टिक एंटीकन्वल्जेंट ड्रग्स है, इनके जो मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन है, ये मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन हमने डिस्कस किए हैं. अब ये जो मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन है, इस पे आपको मैच द पेयर टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं. मैच द पेयर. ओके, मैच द पेयर. तो यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म है ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए. जैसे विगाबैट्रिन क्या करता है? तो गाबा ट्रांसअमाइनेज को इनहिबिट करता है. तो टियागाबाइन क्या करता है? तो रिअप्टेक को इनहिबिट करता है. ओके, यहाँ पे आपको कंफ्यूज होना नहीं है, नहीं तो विगाबैट्रिन में एंड टियागाबाइन में आप कंफ्यूज हो सकते हो. टियागाबाइन का क्या मैकेनिज्म है? इनहिबिटिंग द रिअप्टेक. यहाँ पे कोई एंजाइम से लेना देना नहीं है, यहाँ पे गाबा का रिअप्टेक इनहिबिट किया जाता है. तो विगाबैट्रिन क्या करता है? तो गाबा ट्रांसअमाइनेज को इनहिबिट करता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मैकेनिज्म हमने देखे ड्रग और उसके मैकेनिज्म, तो इस पे मैच द टाइप, इस तरह के मैच द पेयर टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो आज यहाँ पे ये जो टॉपिक है हमारा एपिलेप्सी एंड एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है. ठीक है, इसको और डिटेल में आपको केडी त्रिपाठी से पढ़ना है. तो एपिलेप्सी एंड एंटी एपिलेप्सी में, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स में एपिलेप्सी का जो भी इटियोलॉजी है, पैथोफिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, टाइप्स है, डेफिनेशन है, उसके कॉजेस है, ये सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया है कल के लेक्चर में. और आज के लेक्चर में हम लोगों ने एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का क्लासिफिकेशन एंड उसके जो मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन है वो हमने डिस्कस किए हैं. अभी ये जो भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है इसके जो इंडिकेशन तो हमने पढ़ लिया आज. जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है एंड एडवर्स इफेक्ट्स है, तो एक बार जो कोई भी फार्मेकोलॉजी के बुक्स है आप उसको रीड कर लीजिए एंड खुद के नोट्स बना लीजिए. ओके, अभी यहाँ पे मैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस कवर नहीं करूंगा या एडवर्स इफेक्ट नहीं कवर करूंगा क्योंकि हमारे पास में उतना समय नहीं है. ओके, तो अभी आप क्या कीजिए कि आपको जो भी बुक आपके पास में फार्मेकोलॉजी का हो या फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री का भी बुक हो, तो उसमें से आप इस टॉपिक को पढ़ लीजिए और ये जो भी ड्रग्स मैंने यहाँ पे बताए हैं ये सभी ड्रग्स के कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स आपको नोट कर लेना है, आपको उसके नोट बना लेना है. उसमें यदि आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम लोग इधर क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. नाउ
अब जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस, तो ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स एंड ड्रग्स टू ट्रीट देम। ओके, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स। अब साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स में आपका डिप्रेशन आएगा, एंजाइटी आ जाता है, अल्जाइमर्स डिसीज आता है, देन आपका अल्जाइमर्स, देन सिजोफ्रेनिया आता है, सिजोफ्रेनिया। सो दीज आर दी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर। तो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स का इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी, सॉरी पैथोलॉजी एंड इनका जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट भी हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं साइकियाट्रिक डिसऑर्डर क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, ये कंसेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। तो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, सो अ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर इज अ मेंटल इलनेस। क्या है? मेंटल इलनेस refers to a broad range of problems that disturb a person's thoughts, feelings, behavior or mood. Okay, क्या डिस्टर्ब होता है? थॉट्स प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाती है, फीलिंग्स डिस्टर्ब होती है, बिहेवियर पेशेंट का डिस्टर्ब हो जाता है, मूड भी डिस्टर्ब रहने लगता है। ओके, इट कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट अ पर्सन्स एबिलिटी टू परफॉर्म एट वर्क और स्कूल और मेंटेन हेल्दी सोशल रिलेशनशिप्स। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर। तो क्या डेफिनेशन है साइकियाट्रिक डिसऑर्डर के? सो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर इज अ मेंटल इलनेस रेफर्स टू अ ब्रॉड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स दैट डिस्टर्ब अ पर्सन्स थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर और मूड। इट कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट अ पर्सन्स एबिलिटी टू परफॉर्म एट वर्क और स्कूल और मेंटेन हेल्दी सोशल रिलेशनशिप। ओके, ये डेफिनेशन होगी। अब जहां पे भी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर आता है या मेंटल इलनेस आता है तो वहां पे तीन शब्द जरूर आते हैं। तीन शब्द कौन से आते हैं? एक हेलुसिनेशंस, दूसरा डिलूजन्स एंड तीसरा इल्यूजन। ओके, HDI, आप इसको याद रख सकते हो, HDI। ओके, सो व्हाट इज HDI? तो HDI में H फॉर हेलुसिनेशंस, H फॉर हेलुसिनेशंस। ओके, हेलुसिनेशंस। ओके, देन D फॉर डिलूजन, डिलूजन। ओके, एंड I, HDI, I फॉर इल्यूजन। तो जब कभी भी साइकोट्रिक डिसीज आते हैं, ओके, इल्यूजन, तो यहाँ पे HDI आता है। साइकेट्रिक डिसऑर्डर में HDI मतलब हेलुसिनेशन, डिलूजन, इल्यूजन आते हैं। अब इसका मतलब क्या है, क्या डिफरेंस है तीनों में? हेलुसिनेशन, डिलूजन और इल्यूजन में क्या डिफरेंस है? तो हेलुसिनेशन जो होता है, हेलुसिनेशन, इसमें नो एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं होता है। बट जो व्यक्ति है, जिस पर्सन को इल्यूजन हेलुसिनेशन हो रहा है, ओके, वो अपने दिमाग में कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहता है, खुद के दिमाग में कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहता है। मतलब जो चीज नहीं है वो उसे दिखाई देने लगती है, जो किसी ने कुछ कहा नहीं है वो उसे सुनाई देने लगता है, जो उसने खाया भी नहीं है उसका टेस्ट उसको आने लगता है। ओके, मतलब यहाँ पे हेलुसिनेशन में क्या होता है कि कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं होता है, जो कुछ भी हो रहा होता है वो सिर्फ ब्रेन के अंदर हो रहा होता है। जैसे कि कई लोगों को घोस्ट, भूत दिखाई देते हैं, घोस्ट। ओके, एक्चुअली में कोई हलचल नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, अंधेरा होता है या और कोई बात होती है तो उन्हें भूत दिखाई देने लगता है, कुछ ना होते हुए भी। मतलब रियलिटी में कुछ भी नहीं है, नो रियलिटी, कोई भी रियलिटी नहीं है, रियलिटी में कुछ नहीं है, रियलिटी में कुछ भी नहीं है, फिर भी उन्हें वो चीज दिखाई देने लगती है या महसूस होने लगती है। ओके, तो दैट इज द हेलुसिनेशन। मतलब कुछ भी ना होते हुए, कुछ भी नहीं है, फिर भी महसूस होता है, फिर भी दिखाई देता है, फिर भी सुनाई देता है, किसी ने कुछ कहा नहीं है फिर भी सुनाई देता है। ओके, तो दैट इज द हेलुसिनेशन। ओके, देन डिलूजन। अब डिलूजन का मतलब क्या है? तो डिलूजन मतलब यहाँ पे फॉल्स बिलीफ, फॉल्स बिलीफ। ओके, फॉल्स बिलीफ मतलब झूठा विश्वास, ऐसा विश्वास जो कि सच हो नहीं सकता, जो सच नहीं है, फॉल्स बिलीफ जो कि सच नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई इंडियन ये कहता है, कोई भी इंडियन व्यक्ति है, इंडियन यदि ये कहता है कि आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो सच हो सकता है क्या? कभी कोई इंडियन व्यक्ति, अमेरिका का इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति, इंडियन है, इंडियन ओरिजिन नहीं, इंडियन सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजनशिप का व्यक्ति अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता है क्या? तो नहीं बन सकता है। जिसके पास इंडियन सिटीजनशिप है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं हो सकता। बट अगर वो ये विश्वास कर रहा है कि आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ओके, तो दैट इज द डिलूजन, वो डिलूजन में है। या फिर मैं कहता हूं
कि आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, मैं ये बिलीव करता हूँ, मैं ये विश्वास करता हूँ कि आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, तो दैट इज द फॉल्स बिलीफ, वो मेरा बिलीफ जो है वो फॉल्स है, दैट इज द डिलूजन, वो क्या है, डिलूजन। या फिर कोई व्यक्ति ऐसा विश्वास करता है कि वो कोई मृत व्यक्ति को, अगर किसी की डेथ हो गई है तो डेथ होने के बाद में उस व्यक्ति को जिंदा कर सकता है, ऐसा उसके पास में पावर है। अगर ऐसा कोई विश्वास करता है खुद पे ही, तो दैट इज द फॉल्स बिलीफ, दैट इज द डिल्यूजन। ओके, मतलब जो सच नहीं हो सकता है ऐसा विश्वास, जो सच नहीं हो सकता ऐसा विश्वास, दैट इज द डिल्यूजन। ओके, उसके बाद में इल्यूजन। इल्यूजन मतलब मिस इंटरप्रिटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन और रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। ओके, मिस इंटरप्रिटेशन और रॉन्ग इंटरप्रिटेशन मतलब कुछ तो है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई आर देयर, एक्सटर्नल स्टिमुलाई आर देयर, कुछ तो स्टिमुलाई है, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है, लेकिन उसका गलत मतलब निकाल लेना, उसका गलत मतलब निकालना। ओके, या फिर जैसे कि आप कॉमन एग्जांपल लेते हो, जैसे रास्ते में कोई रस्सी है, रास्ते में कोई रोप है, रोप, ओके, रास्ते में, एंड उसे आप स्नेक, सांप समझ लेते हो, रस्सी को सांप समझ लिया जाता है, तो ये जो है दैट इज द इल्यूजन। मतलब यहाँ पे इल्यूजन में एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है, कोई कुछ कहता है या कोई कुछ दिखाता है, तो दैट इज द इल्यूजन। मतलब हाथ की सफाई भी जिसे कहते हैं, हाथ की सफाई, जो जादूगर मैजिशियंस करते हैं, मैजिशियंस, मैजिशियंस क्या करते हैं, इल्यूजन करते हैं, इल्यूजन क्रिएट करते हैं, मैजिशियंस इल्यूजन क्रिएट करते हैं, हाथ की सफाई करते हैं। मतलब हमें जो है वो दिखाई नहीं देता है, बल्कि उसको हमें हमें कुछ और ही दिखाई देता है, या जो चीज है वो हमें सुनाई नहीं देती है, हमें कुछ और ही सुनाई देता है। ओके, तो दैट इज द मतलब जो भी फैक्ट है, जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है, जो भी हम लोग देख रहे हैं, उसका गलत मतलब निकालना, दैट इज द इल्यूजन। तो यहाँ पे जब हम साइकोटिक डिसऑर्डर की बात करते हैं, तो साइकोटिक डिसऑर्डर में ये जो टर्म्स है कौन से, हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स एंड इल्यूजन्स, ये हमेशा ही आते हैं। इसलिए आपको ये तीनों का जो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स और इल्यूजन में क्या डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए। ओके, सो हेलुसिनेशंस आर फॉल्स सेंसरी परसेप्शंस, फॉल्स सेंसरी परसेप्शंस। सो अ पर्सन परसीव्स समथिंग दैट इज नॉट एक्चुअली देयर, जो है ही नहीं वो दिखाई देना, जो बोला ही नहीं गया वो सुनाई देना, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है, पूरी तरह से साइलेंस है, पूरी तरह से साइलेंस है, फिर भी आवाजें आ रही है, फिर भी सुनाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई हमें आवाज दे रहा है। ओके, जबकि किसी ने आवाज दिया ही नहीं है, कोई भी आवाज नहीं हुआ है, पूरी तरह से साइलेंस है, फिर भी यह महसूस होता है कि कोई हमें आवाज दे रहा है, कोई हमें पुकार रहा है, कोई हमें बुला रहा है, दैट इज द हेलुसिनेशन। देन डिल्यूजन्स आर फॉल्स बिलीफ। ओके, फॉल्स बिलीफ, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं, दैट इज द डिल्यूजन, ये डिल्यूजन है। देन इल्यूजन्स, इल्यूजन्स इन्वॉल्व मिस इंटरप्रिटेशन और डिस्टॉर्शन ऑफ रियल एक्सटर्नल सेंसरी स्टिमुलाई। मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल सेंसरी स्टिमुलाई होता है, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ दिखाया है, या कहीं पे कुछ रखा हुआ है, बट हम उसको गलत समझ लेते हैं, जैसे कि रस्सी है, रस्सी को हम सांप समझ लेते हैं। ओके, तो दैट इज इल्यूजन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हेलुसिनेशन जो है, तो वहां पे कोई भी नो एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है, नो एक्सटर्नल स्टिमुलाई हेलुसिनेशन में। ओके, जबकि इल्यूजन में एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है। ओके, तो ये HDI है, H हेलुसिनेशन, D डिल्यूजन, I इल्यूजन, ये आपको समझ के लेना होगा। ओके, मतलब जो भी सिम्टम्स हम लोग पढ़ेंगे, जैसे सिजोफ्रेनिया के कुछ सिम्टम्स है, या अल्जाइमर्स डिसीज के सिम्टम्स है, या और कोई साइकोएक्टिव डिसीज है, साइकोटिक डिसीज, डिप्रेशन है, उसके सिम्टम्स है, तो हमें समझ में आएंगे। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स एंड इल्यूजन्स। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड साइकोटिक डिसऑर्डर में फर्स्ट वन है डिप्रेशन एंड एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। ओके, तो डिप्रेशन, सो नाउ आप में से हर किसी ने लाइफ में कभी ना कभी ये वर्ड सुना है डिप्रेशन, या आप भी कभी डिप्रेशन में गए होंगे, या आपने कहा होगा कि वो अंडर डिप्रेशन है। ओके, या बहुत ज्यादा डिप्रेशन आ रहा है। सो व्हाट इज डिप्रेशन, क्या होता है डिप्रेशन, बता सकते हो? कौन बताएगा आप में से? डिफाइन कीजिए डिप्रेशन को, क्या होता है डिप्रेशन? मुझे नहीं लगता कि आप में से ऐसा कोई है जिसे डिप्रेशन पता नहीं है, हर किसी को डिप्रेशन पता है। सो क्या होता है डिप्रेशन, व्हाट इज डिप्रेशन? Overthinking. ओवर थिंकिंग,
तो ओवर थिंकिंग क्या हमेशा डिप्रेशन होता है? ओवर थिंकिंग एंजाइटी की वजह से नहीं हो सकता है क्या? ओवर थिंकिंग जो है, ओवर थिंकिंग ये एंजाइटी है या फिर डिप्रेशन है? एंड डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों सेम है क्या? बताइए। यस, आपने क्या टाइप किया था अभी? मैं पढ़ नहीं पाया। ओके, तो ओवर थिंकिंग ये एंजाइटी है या डिप्रेशन है? और एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों सेम होता है क्या? नो सर। नो। ओके, टेंडेंसी मीन्स डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी मीन्स डिप्रेशन। ओके ओके, सर बैड फीलिंग Yes. आती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, बैड फीलिंग आती है, बैड फीलिंग। ओके, मतलब आपने हाँ कुछ लॉस भी ऑफ अच्छा, इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज। यस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज। ओके, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन लाइफ, हम बोल सकते हैं कि लाइफ में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, लाइफ का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, सुसाइडल टेंडेंसी आने लगती है। क्या आती है? सुसाइडल टेंडेंसी, मतलब इंसान सुसाइड के बारे में सोचने लगता है, सुसाइडल टेंडेंसी। ओके, बट ये कब होता है? तो सिंपल डिप्रेशन में नहीं होता है सुसाइडल टेंडेंसी या लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन लाइफ, तो ये सिंपल डिप्रेशन में नहीं होता है, तो जिसको हम एमडीडी बोलते हैं, एमडीडी, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो जब ये फीलिंग आने लगती है, मतलब लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता है, सुसाइडल टेंडेंसी आने लगती है, तो दैट इज नोन एज मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो जब हम लोग यहाँ पे डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो डिप्रेशन मतलब हम एमडीडी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एमडीडी। एमडीडी का मतलब होता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ओके, नॉर्मल डिप्रेशन हर किसी को आता है, जब हमें कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, या कोई एग्जाम हमारे अपेक्षा के हिसाब से हम एग्जाम नहीं दे पाए, या जो भी हमें करना था हम नहीं कर पाए, तो डिप्रेशन आता है। फॉर टाइम बिंग डिप्रेशन आता है, बट हम उसको ओवरकम कर लेते हैं। बट जब हम डिप्रेशन को ओवरकम नहीं कर पाते हैं, डिप्रेशन को ओवरकम नहीं कर पाते हैं, लंबे समय के लिए डिप्रेशन होता है, वो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करने लगता है, तो दैट इज द मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एमडीडी। एंड उस कंडीशन में लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन लाइफ होता है या सुसाइडल टेंडेंसी आती है। तो यहाँ पे मैं एकदम आसान शब्दों में आपको डिप्रेशन के डेफिनेशन बताता हूँ, एकदम आसान। इसमें आप सभी ने गाना सुना होगा कि ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। सुना है आप सभी ने ये गाना? ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। तो जब इंसान में ये फीलिंग आने लगती है कि ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मतलब उसका लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन लाइफ हो जाता है, लाइफ में उसको कोई इंटरेस्ट महसूस नहीं रहता है, उसे लगता है कि ये लाइफ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ये लाइफ जो है, ये दुनिया जो है, ये महफिल जो है मेरे काम की नहीं। तो ये फीलिंग आने लगती है, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, और इंसान की सुसाइडल टेंडेंसी होने लगती है, तो दैट इज द डिप्रेशन। तो वो डिप्रेशन है, मतलब दैट इज द मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। ओके, नॉर्मल डिप्रेशन है तो देयर इज नो नीड ऑफ ट्रीटमेंट। नॉर्मल डिप्रेशन एक दिन होगा, 2 दिन होगा, एक या हफ्ते भर के लिए होगा, बट हम कुछ समय के बाद में उस डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं। ओके, जैसे आप में से काफी लोगों ने इसके पहले जो एमपीएससी की ड्रग एग्जाम दी होगी या आरआरबी की एग्जाम दी होगी, आपने अटेम्प्ट किए होंगे, बट वो एग्जाम्स में आपको सक्सेस नहीं मिला, सक्सेस नहीं मिला तो आप डिप्रेस हो गए होंगे। बट डिप्रेस होने के बाद में आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन डिप्रेस रहे होंगे, लेकिन आप फिर से रेडी हो गए नेक्स्ट चैलेंज के लिए, नेक्स्ट एग्जाम के लिए, आप फिर से नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब आपने उस डिप्रेशन को ओवरकम कर लिया है। ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने एक बार एग्जाम दी, उनको सक्सेस नहीं मिला, वो डिप्रेस हो गए, एंड डिप्रेस होने के बाद में वो कंटिन्यूसली डिप्रेशन में ही है, उनको लगता है कि इस लाइफ में हमारा कुछ होने वाला नहीं है। तो दैट इज द मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एमडीडी। ओके, तो यहाँ पे जो हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट की बात करते हैं, तो एंटी डिप्रेसेंट ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के लिए होता है। ओके, तो चलिए हम इसको रीड कर लेते हैं। सो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, तो यहाँ पे डिप्रेशन एंड एंटी डिप्रेसेंट, so there are various subtypes of MDD, major depressive disorders, characterized by additional symptoms or occurrence in specific conditions such as। तो जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स है, तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के टाइप्स क्या है? टाइप्स, ओके, टाइप्स ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के सब टाइप्स में फर्स्ट वन इज अटिपिकल डिप्रेशन। अटिपिकल, किसी भी वजह से डिप्रेशन हो सकता है, और अटिपिकल डिप्रेशन में ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा भूख लगे, इंक्रीज एपेटाइट, भूख बढ़ जाती है, एंड उसकी वजह से वेट गेन होता है। ओके, तो कई बार क्या होता है कि डिप्रेशन आता है तो भूख कम हो जाती है, कई बार भूख कम हो जाती है, भूख लगती ही नहीं है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि जब अटिपिकल डिप्रेशन हो
तो किसी व्यक्ति के जो डिप्रेशन में है उसकी भूख बढ़ जाएगी और उसका वेट गेन हो सकता है। देन सेकंड टाइप ऑफ डिप्रेशन साइकोटिक डिप्रेशन, मतलब जिसको साइकियाट्रिक डिसीजेस है, डिसऑर्डर्स है, जैसे सिजोफ्रेनिया है या अल्जाइमर्स डिसीज है, तो साइकोटिक डिप्रेशन। तो साइकोटिक डिप्रेशन विद एडिशनल साइकोटिक फीचर्स सच एज हेलुसिनेशंस एंड डिलूजन्स। तो सिजोफ्रेनिया के केस में पेशेंट को हेलुसिनेशंस होते हैं, डिलूजन्स होते हैं, तो दैट इज द साइकोटिक डिप्रेशन। देन पेरिपार्टम डिप्रेशन, पेरिपार्टम, ओके। तो पेरिपार्टम का मतलब क्या है? तो पेरिपार्टम का मतलब होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर डिलीवरी हार्मोनल चेंजेस होते हैं और हार्मोनल चेंजेस की वजह से वुमन में डिप्रेशन आ सकता है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से वुमन में डिप्रेशन आ सकता है। So peripartum depression which occurs during or shortly after pregnancy. Okay. So these are the some of the types of MDD. MDD के ये types है। MDD that is major depressive disorder. Okay. तो आज हम लोगों ने डिप्रेशन के बारे में इतना स्टडी किया है। तो डिप्रेशन का और आगे जो इटियोलॉजी है या उसमें जो केमिकल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स के चेंजेस होते हैं बॉडी में, वो चेंजेस क्या है, देन डिप्रेशन को डायग्नोस कैसे किया जाएगा, सिवियरिटी ऑफ डिप्रेशन कैसे पता किया जाएगा, एंड देन डिप्रेशन के लिए ट्रीटमेंट क्या है, एंड जो ट्रीटमेंट है, जो ड्रग्स है उसका क्लासिफिकेशन क्या है, एंड उसके इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, वो सब कुछ हम लोग नाउ कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।